एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का सारांश पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 10वीं का है, हिंदी का है, कृतिका भाग 2 और अध्याय भी 2। यानी कि जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो सीबीएसई बोर्ड के जो 10th के स्टूडेंट्स हैं ना, उनका जो कृतिका भाग 2 है, उनका जो अध्याय 2 है उसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो जो आज का हम लोग का फोकस रहेगा वो इसी टॉपिक पर रहेगा, इसी चैप्टर पर रहेगा। इससे रिलेटेड हम लोग इसकी कहानी डिस्कस करेंगे ये वाले सेशन में। तो चले देखते हैं कि ये जॉर्ज पंचम की नाक का जो पार्ट है वो आखिर क्या बतलाता है और क्या समाज को क्या मैसेज देता है। इस पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं। यह पाठ एक व्यंग है जिसके माध्यम से लेखक कमलेश्वर जी ने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद भी अपनी गुलाम मानसिकता से आज़ाद नहीं हो पा सके। यानी कि अभी मैंने बोला ना कि ये समाज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो फ्रूटफुल होगा ही ये सेशन, नो डाउट, क्योंकि जो बच्चे क्लास 10 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। लेकिन साथ में ही जो हम लोगों के जो गुलामी मानसिकता से आज भी जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी अच्छा मैसेज है। ऐसे लोग अभी भी अंग्रेजों को अपने आप से बेहतर व श्रेष्ठ मानते हैं और उनके खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह हम लोग अभी भी करते हैं। हम लोग अभी भी अपना जो ट्रेडिशन है भारत का, अगर ट्रेडिशन की बात करूं, यानी कि इसके कल्चर्स की बात करूं, इसके वस्त्रों की बात करूं, इनके मतलब जितना भी इनके मैनर्स की बात करूं, भारत का मतलब सनातन काल से अगर भारत का पूरा इवोल्यूशन देखा जाए तो मतलब हर देश से बेहतर पाएंगे हम लोग अपने देश को। यानी कि यहाँ मालूम है कि हम लोग को बड़े लोग के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे कल्चरल कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे कपड़े का ढंग, ऑल एंड ऑल। तो ये सब हम लोग भारत में सीखते हैं। शिष्टाचार से हो गया, एवरीथिंग वी आर लर्न फ्रॉम इंडिया। यानी कि बाहर की कंट्री भी आकर जो अभी आप देखोगे इस्कॉन पे जो हरे राम हरे कृष्णा वाला करते रहते हैं, योगा जो रामदेव बाबा सिखाते हैं अभी वो सीख रहे हैं, जो आयुर्वेदिक है वो एनहांसमेंट हो रहा है इंडिया में, बाहर जा रहा है लोग, जो मेडिसिन खाने के बजाय वो योगा और आयुर्वेदिक का मेडिसिन प्रेफर करते हैं। तो ये सब कहाँ से है? ये अभ्युदय सब भारत का ही है। लेकिन किसी किसी की मानसिकता आज भी वही बनी हुई है, वो अंग्रेजों को अभी भी श्रेष्ठ मानते हैं अपने से और ये नहीं समझते कि नहीं, उनसे काफ़ी आगे हैं हम लोग। लेकिन लेखक मानते हैं कि अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की नाक, यहाँ तक कि शहीद बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं ज़्यादा सम्मान्य व लंबी है। यानी अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत व उनका सम्मान जॉर्ज पंचम की इज्जत से नहीं कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अनेक कुर्बानियाँ दी थी। भाई बहुत कुर्बानियाँ दी थी। वो एक लेवल था उनके कुर्बानियों का देश को आज़ाद करने के लिए। उनको मालूम था कि ये जो फाइट हम लोग कर रहे हैं शायद आज़ादी मिलने के बाद हम लोग जीवित भी ना बचे, लेकिन बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने लड़ाई की, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, वो भी अंग्रेज़ों से। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत का दौरा करने वाली थी। अखबारों में इस शाही दौरे की हर रोज़ चर्चा होती थी। लंदन से निकलने वाले अखबार रोज़ इस शाही दौरे की तैयारियों के बारे में खूब जमकर खबर दे रहे थे। रानी का दर्जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल यात्रा के दौरान रानी किस तरह, किस वेशभूषा पहनेगी, इस बात को लेकर परेशान था। वह रानी की वेशभूषा कुछ ऐसी बनाना चाहता था जिसमें रानी की शानो शौकत और शाही ठाट बाट का पता भी चले और वेशभूषा गरिमामयी भी हो। शाही दौरे से पहले रानी का सेक्रेटरी और जासूस पूरे महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। नए ज़मीन के हिसाब से फोटोग्राफर की फौज भी तैयार हो रही थी। अखबार में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री व प्रिंस फिलिप के कारनामों को छापा गया और साथ में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की जीवनियों और उनकी तस्वीरों के साथ छापा गया। यहाँ तक कि शाही महल में रहने वाले कुत्तों के तस्वीर भी छापे गए। बताओ, ये है
इंग्लैंड में इस शाही दौरे को लेकर खूब शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, मगर उसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही थी। भारत में भी शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही थी। सड़कों को साफ किया जा रहा था, इमारतों को रोगन कर उन्हें खूब सजाया जा रहा था, जैसे कि किसी के, यानी कि ये तो भाई बाहर से गेस्ट आ रहे थे, हमारे घर पे भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग भी अपने घर की साफ सफाई करते हैं, खूब सजाते हैं ताकि जो गेस्ट है उनको अच्छा लगे। तो भाई यहाँ तो देश की बात थी, बाहर से कोई आने वाला था देश में, तो भाई देश को भी खूब सजाया जा रहा था, रोड सड़कें सबको साफ किया जा रहा था। शाही मेहमानों को खुश करने के लिए सारी तैयारियां तो चरम सीमा पर थी। बस एक ही कमी रह गई थी जिससे शाही मेहमानों के नाराज़ होने का डर था। वह थी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो लाट से गायब हो चुकी थी। यानी कि जो जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वो लाट के जगह से गायब हो गई थी। जॉर्ज पंचम की नाक के गायब होने के पीछे एक लंबी दास्तान है भाई, बहुत पुराना कहानी है, उसका नाक आखिर गायब क्यों हुआ था, तो इसके बारे में भी पता करेंगे अभी। किसी वक्त जॉर्ज पंचम की नाक के लिए बड़े बड़े तहलके व खूब आंदोलन हुए। राजनीतिक पार्टियों के प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया गया और कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए। अखबारों में भी काफ़ी लेख लिखे गए। खूब गर्मा गर्म बहस सिर्फ इस बात पर हुई कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। पूरे देश में इस बात के लिए ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक को कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार भी तैनात कर दिए गए। लेकिन इतना करने के बाद भी इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। वो एकाएक गायब हो गई थी। रानी आए और लाट पर नाक ना हो, इस बात पर भी सभी लोग परेशान थे। भाई कैसे हो सकता है, रानी आएगी, क्वीन एलिजाबेथ आएगी, देखेगी जॉर्ज पंचम के जो लाट पर नाक नहीं है तो क्या सोचेगी, क्या रेपुटेशन रह जाएगा। इस बात से सभी लोग परेशान थे। खैर, देश के हितैषी लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक के मसले को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई और इस मामले को उनके सामने रखा। भाई एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुआ कि क्या किया जाए। भाई रानी के नज़र में पड़ेगा तो भाई काफ़ी मतलब बेइज्जती की बात होगी, तो क्या किया जाए। मीटिंग में सभी इस बात से सहमत थे कि अगर मूर्ति पर नाक नहीं लगी तो हमारी नाक भी कट जाएगी। यानी कि अगर पंचम, जो जॉर्ज पंचम थे, उनके मूर्ति पे सी ना, यहाँ ये देखो, अगर इस मूर्ति पर नाक नहीं लगी तो भाई हमारी भी खासी बेइज्जती होगी, हमारी भी नाक कटेगी। इसीलिए उच्च स्तरीय विचार विमर्श व मशवरे के बाद यह तय किया गया कि लाट पर नाक लगाना हर हाल में जरूरी है। इसीलिए किसी मूर्तिकार से तुरंत नाक लगाई जाए कि भाई किसी मूर्तिकार को संपर्क करो और संपर्क करके उनका नाक को क्या करो, लगा दो उस मूर्ति पर, ताकि हम लोग की भी नाक कटने से बच जाए। मूर्तिकार को तुरंत बुलाया गया। मूर्तिकार यूं तो उम्दा कलाकार था, परंतु स्वभाव से बड़ा लालची था। उसने मूर्ति को देखकर कहा कि मूर्ति पर नाक तो लग जाएगी, पर मुझे पहले से यह मालूम होना चाहिए कि यह नाक कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। लेकिन वहाँ उपस्थित हुक्मरानों में से किसी को भी इस बात का पता नहीं था। भाई किसी को मालूम नहीं था कि आखिर वो नाक कहाँ से लाई गई थी, उसके पत्थर कहाँ से बनी थी, क्या बनी थी। इसीलिए पत्थर से संबंधित जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की गई। अब उसके पुरातत्व विभाग से छानबीन की गई कि आखिर नाक बनाने के लिए जो पत्थर थे वो कहाँ से लाए गए थे, लेकिन उनसे भी कुछ पता ना चल सका। बाद में मूर्तिकार ने यह कहकर मसला खुद ही हल कर दिया कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ में जाऊँगा और लाट के जैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाऊंगा। यह किसने कहा? मूर्तिकार ने कहा। मूर्तिकार की बात सुनकर हुक्मरानों की जान पर जान आई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी उसे उस किस्म का पत्थर नहीं मिला। अब उसने लाट पर लगे पत्थर का विदेशी बताकर अब उससे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अब वो बता रहा है कि ये जो नाक था ना, ये जो पत्थर था ना, वो कैसा था, वो विदेशी था। भाई अब वो मिल ही नहीं रहा है मुझे, विदेशी होने के कारण विदेशी था। तो भाई उसने एक्सक्यूज़ दे दिया कि अब उसे मिल ही नहीं पा रहा था, तो वो क्या करता, वो बोला कि बाहर से आया हुआ था पत्थर, मुझे तो यहाँ मिला नहीं। तो ये कह के उसने अपना पलड़ा झाड़ दिया। पहले तो बोला था कि मैं खुद ही खोज लूँगा, लेकिन भाई वो खोजने में नाकामयाब रहा, तो अब वो एक्सक्यूज़ दे रहा है। कमेटी के सभी लोग इस बात से बहुत परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक और सुझाव कमेटी के सदस्यों को दिया। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने स्वतंत्रता सेनानी नेताओं की मूर्ति भी लगी है, और अगर आप लोग ठीक समझे तो जिस भी स्वतंत्रता सेनानी की नाक इस लाट पर ठीक बैठे, उसे उतारकर इस पर लगा देते हैं। बताओ, ये हाल है।
अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो बाहर के देशों के जो ये जॉर्ज पंचम, इनका नाक लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ी हिचक के बाद सभी ने इस बात पर सहमति जताई और मूर्तिकार निकल पड़ा पूरे देश के दौरे पर। अब उसने पूरे देश में घूम घूम कर अपने देश के सभी महान नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसनजी, गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई, गुरु रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की नाकों का नाप लिया, लेकिन किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से मेल नहीं खाती थी। उसके बाद उसने सन 1942 में बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों का नाप लिया, लेकिन उन सभी बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से काफ़ी बड़ी थी। अंत में वह निराश होकर दिल्ली लौट आया। राजधानी में शाही दौरे की खूब तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को नहला धुला कर उसका रंग रोगन करे उसे चमका दिया गया। सब कुछ तो हो चुका था, बस नाक की कमी थी। यानी कि ऐसा पहले दिखता था, लेकिन आकस्मिक जो उसका नाक गायब हो गया था, तो अब वो बिना नाक के था और कहीं मिल भी नहीं रही थी उसकी नाक। पूरा चप्पा चप्पा छाना गया, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक जैसी नाक कि किसी और का लगा दे इसमें, ताकि क्वीन एलिजाबेथ जब भारत के दौरे पे आए तो उसे अच्छा लगे, तो कहीं नहीं मिला। ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। सभी लोग इस बात से परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक अजीब सा सुझाव दिया। उसने कहा कि चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा काट कर लाट पर लगा दिया जाए। यानी 40 करोड़ भारतीय लोगों में से किसी एक व्यक्ति की नाक काट कर लगा दी जाए लाट पर। सोच लो, यानी कि अब जिंदा इंसान को मार कर उस जॉर्ज पंचम के स्टैचू पे वो नाक लगेगी। मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते यहाँ पर, मतलब एक्सप्रेस करने लायक नहीं है यहाँ पर वर्ड्स। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाक लगानी बेहद ज़रूरी थी, इसीलिए इसकी इजाज़त दे दी गई। भाई बताओ, एक स्टैचू पर नाक लगाने के लिए पूरा जो था, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे, वो ये इजाज़त दे देते हैं कि आप किसी जिंदा आदमी का नाक कटकर इस स्टैचू पर लगा दो, ताकि क्वीन एलिजाबेथ खुश होगी। मतलब यहाँ कुछ बोलने लायक है क्या? हमें लगता है सारे ऑडियंस, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब बिल्कुल वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन के लिए। नाक लगाने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सूखकर साफ किया गया, फिर उसमें ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। बताओ, कुछ समय बाद जॉर्ज पंचम की लाट पर एक जिंदा नाक लगा दी गई। उस दिन सब अखबारों में बस इतनी ही खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाई गई है, यानी एक ऐसी नाक जो पत्थर की कतई नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों में उस दिन और कुछ नहीं छापा, सब अखबार खाली थे। मतलब यहाँ कुछ अनएक्सप्रेसिबल, हम यहाँ कुछ एक्सप्रेस करने के मतलब नहीं है, हमारे पास शब्द नहीं है। यहाँ पर शायद ये जो ऑडियंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वही रिलेट कर पाए कि आखिर क्या ही मानसिकता है। मतलब आप किसी को खुश करने के लिए किसी ज़िंदा इंसान का नाक काट कर किसी स्टैचू पर लगा दोगे? क्या ये मतलब जस्टिफाइबल है? क्या ये न्याय है? मतलब ऐसा मत करना कभी। इसीलिए तो बोला कि ये चैप्टर के साथ जो मैसेज है वो काफ़ी उम्दा है कि ऐसा मत करना कभी। मतलब उसके रिप्लेसमेंट में भले वो ऐसे ही रहे चलता, लेकिन आप किसी ज़िंदा इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। तो जो कमलेश्वर जी ने इस पाठ को जो लिखा, और उन्होंने जो पहले ही बोला था कि ये व्यंग है, ये कटाक्ष है उन पर जो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद भी अपनी गुलामी मानसिकता से आज़ाद नहीं हो पाए। वो आज भी क्वीन एलिजाबेथ को उतना इम्पॉर्टेंट, मतलब खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं। हम लोग खुद को पता नहीं इतना इन्फीरियर क्यों समझते हैं। क्यों हम लोग अपने सनातन काल भारत को क्यों नहीं देखते? क्यों वेदास को नहीं देखते? हमारा वैदिक जो सभ्यता था वो कितना अच्छा था, क्यों नहीं देखते? ये सारा तो हमारा ही देन है। आशा करती हूँ आप लोगों को जो ये टॉपिक था जॉर्ज पंचम की नाक, जो पाठ का सारांश था, वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।